And hello to all of my friends. Myself Rohit. I welcome you to just study with me and हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे उन टॉपिक्स को जिसके ऊपर फ्रीक्वेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपके घटना जीएस दृष्टि चक्र पिक्टोरियल में सर ने कवर कर रखा है, बट हम उन टॉपिक्स को देखेंगे अच्छे से और जल्दी से उनके ऊपर 50 क्वेश्चंस, अराउंड 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। द पर्पस एंड द इंटायर पर्पस ऑफ दिस venture is to ensure that those questions which are really being asked in various examination are not missed by us. The purpose is that the one more purpose is that because ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे आपसे और आपको इनके ऊपर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। और यही क्वेश्चंस अगर आप तैयार करके रखेंगे देन यू विल ऑलवेज बी एट द फ्रंट फुट। मे बी सम क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट और फ्रॉम दिस टॉपिक, but these will be tougher for every aspirants like you. So जल्दी start करते हैं। And the first of our topic is the arrival of European countries. So we realize कि around 15th centuries and 16th centuries there was the influx of European companies in the Indian subcontinents. Their purpose, the one and only one purpose, that they were trying to establish a direct trade relation with the India. इन सब की जो सीरियल्स है उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है वास्को डिगामा। ही वाज फ्रॉम पुर्तगाल एंड उसने एक नए सी ट्रेड रूट को सेटअप करता है, खोज करता है बेसिकली, और वो भारत के वेस्ट कोस्ट में कालीकट में पहुंचता है जहां पे जमोरिन उसका इंतजार कर रहा होता है। ही वाज असिस्टेड बाय द अहमद बिन मजीद। ही वाज अरेबियन एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो पहली दफा में ही उसने किया, इट वाज 60 टाइम्स मोर देन द ट्रेड और द इंटायर कोस्ट ऑफ द वॉयज। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स लेके आने की कोशिश की जाती है पुर्तगीज के द्वारा और 1505 में वो अपने फर्स्ट वायसराय को भेजते हैं जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखना, अल्मीडा। वो बहुत कम समय के लिए यहाँ पे रहता है, 1505 से 1509 तक, बट वो ये समझ चुका था कि दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ पुर्तगीज पावर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट थ्रू कंट्रोल ओवर द सी। ये देखेंगे इंडियन ओशन एंड अरेबियन ओशन में ही ट्राई टू इम्प्लीमेंट द ब्लू वाटर पॉलिसी और काम वाटर पॉलिसी भी जिसको कहते हैं, वेयर वाटर इज जस्ट अ मिसनोमर। वाटर को हम यहाँ पे सी वाटर कह सकते हैं। और ये कैसे स्टैब्लिश करने की कोशिश की, इन्होंने करताज सिस्टम लेके आया था। करताज सिस्टम, करताज वाज जस्ट लाइक अ टोकन और जस्ट अ टैक्स विच अदर सी और अदर वेंचर्स टू गिव देम वंस दे गॉट द चार्टर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रूलर ऑफ द इंडिया। ठीक है, बट द रियल फाउंडर कंसीडर्ड किया जाता है अल्फांसो डू अल्बुकर्को। ये काफी दिनों तक यहाँ पे रहे थे और सबसे पहले आते ही 1509 में इन्होंने दीव को कैप्चर किया एंड देन इन 1510 में इन्होंने आदिल शाही राजा बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ठीक है, एंड सिंस लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा कि दे वर द फर्स्ट टू इंटर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कैप्चर्ड द गोवा एंड दे रिमेन हियर सिंस लास्ट टाइम। सबसे लास्ट टाइम तक पुर्तगीज ही रहे थे। उसके अलावा मलक्का और हॉर्मुज, दीज आर द स्ट्रेस्ट इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। साउथ ईस्ट इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ है ये। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज वेरी मच, आप हमेशा इनके बारे में सुनते रहते होंगे। नॉट ओनली इन द एंशिएंट मिडिवल, इट इज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट इज आल्सो वेरी फेमस। और उन्होंने अपना फर्स्ट जो फोर्ट बनाया वो कोचीन में बनाया 1503 एडी में। ठीक है, अब पुर्तगीज आए यहाँ पे तो और भी आएंगे, ऑब्वियसली उनको फॉलो करेंगे। तो एक सीक्वेंस है, जस्ट याद रखिएगा उसको कि दैट द पुर्तगीज वेयर फॉलोड बाय द डच एंड डच वेयर फॉलोड बाय द इंग्लिश वेयर फॉलोड बाय द डेन्स वेयर फ्रॉम द डेनमार्क एंड द डेनमार्क वेयर फॉलोड बाय द फ्रेंच कंपनीज। फ्रेंच वाज फ्रॉम द फ्रांस। पीडीईडीएफ याद रखना, ई जो है वो बीच में है, इंग्लैंड जो बीच में है, और फ्रांस जो है सबसे लास्ट में है, और पी जो है वो सबसे फर्स्ट में है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द इंग्लिश को इसलिए हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि इट इज वेरी फेमस सिंस लॉन्ग। सबसे ज्यादा समय इन्होंने यहाँ पे गुजारा है, सब कुछ चेंज कर दिया। द पॉलिसीज वेयर सो डिटरमाइंड टू सर्व देयर मदरलैंड और
1519 में उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेसिकली नॉट ए स्टेट इंटरप्राइज, इट वाज द कॉन्ग्लोमरेट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। जैसे प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एक बड़ी सी कंपनी बनाई जिसका काम यह था कि हम ईस्ट के साथ ट्रेड करें, और वो ईस्टर्न कंट्रियों के साथ ट्रेड करने के लिए उन्होंने चार्टर ले लिया, एक चार्टर ले लिया जो प्रिविलेज, सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, कि दैट आई विल डू द ट्रेड, दैट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी विल डू द ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज, एंड दिस charter was for 15 years and it was later on renewed, but very soon you will realize that these powers became the political masters of the Indian subcontinents. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा आता है कि अकबर कंटेम्पोररी किंग कहना ये चाहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई तो यहाँ पे किसने कौन था यहाँ का राजा, तो इट वाज द अकबर। ही रूल्ड बिटवीन 1565 टू 1605, ठीक है। बाकी आगे हम देखें कि हु गेव देम द चार्टर, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, वो सब थोड़ा और फैक्ट्स है जो हम आगे देखेंगे जब व्हेन वी सी द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुगल्स। एंड द फर्स्ट टेम्पोररी फैक्ट्री जो इन्होंने स्टैब्लिश की वो मछलीपट्टनम में 1611 में, 1613 में उन्होंने सूरत में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। उसी तरीके से एक फ्रांस की भी एक कंपनी बनाई उन्होंने, बट इट वाज वेरी लेट, वो सबसे लास्ट आए, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट भी आप देखो कि 1664 में था, और दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द लुइस 14। लुइस 14 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, एंड आई रिमेंबर अ कोट, ही सेड दैट आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड्स आर द लॉ ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट वाज अ स्टेट enterprise and it was, the brain behind was Colbert. Colbert was the finance minister of the Louis XIV and other। इन्होंने अपनी पहली कंपनी जो बनाई, पहली फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की सूरत में स्टैब्लिश की, इन्होंने भी अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री ब्रिटिश ने भी स्टैब्लिश की थी, वो परमानेंट फैक्ट्री वो सूरत में ही स्टैब्लिश की, तो सूरत पे आ गए अब ये। और सेकंड ये साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम में सेकंड फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश की। याद रखिए जब पावर्स यहाँ पे आए तो इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल हुआ, द पावर स्ट्रगल अबाउट द सुपरमेसी, दैट who will be the leader of European trade companies in the Indian subcontinents. So इन सारे पावर्स में अलग अलग इनके बीच में युद्ध होता है कभी कभी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पुर्तगीज के साथ, फ्रांस के साथ एंड ब्रिटिश के साथ, ये तीन पावर रहे जो आपस में किसी ना किसी तरीके से झगड़ा किया, और फाइनली इट वाज द ब्रिटिश हु बिकेम द मेन पावर हु रूल्ड इंडिया फॉर अराउंड 200 और 300 years, 2 to 300 years। इन सब में पुर्तगीज के साथ हम थोड़ा रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो पुर्तगीज के साथ क्या था कि पुर्तगीज और इनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं रहे थे, बट 1611 में एक स्वैली का युद्ध होता है। स्वैली के युद्ध में थॉमस बेस्ट जो है पुर्तगीज को हराते हैं और उसके बाद से स्वैली को कैप्चर करते हैं। बाद में कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 1661 में चार्ल्स सेकंड जो थे वो इंग्लैंड के राजकुमार थे, और कैथरीन जो थी वो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इन दिनों के बीच में शादी हो जाती है, और आप देखोगे कि आगे आने वाले कुछ दिनों में अराउंड 1680s ये इंग्लैंड, ये मुंबई को रेंट पे दे दिया जाता है पुर्तगीज को, ठीक है। और द फ्रांस के बीच में रिलेशन ये रहा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कि उन्होंने 3 कार्नेटिक वॉर युद्ध किया। कार्नेटिक वॉर्स का मतलब है कि 3 wars which was aimed towards the establishing the supremacy of a single power. It was not direct war in that sense, because कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से, but it was some sort of proxy war. वो कैसे प्रॉक्सी वार? डेक्कन के बीच में, डेक्कन के राजाओं में आपस में सक्सेशन का इशू रहता था, तो हमेशा किसी ना किसी को एक सपोर्ट चाहिए होता है। पुर्तगाल ने कभी सपोर्ट किया, कभी फ्रांस ने सपोर्ट किया, कभी ब्रिटेन ने सपोर्ट किया। तो इन्होंने 3 वार फाइट किए। उसमें सबसे पहला जो कार्नेटिक वार था वो 1746 to 48 हुआ, और इसमें इमीडिएट जो रीजन था ये था, दैट वाज द कैप्टन बर्नेट, इंग्लिश कैप्टन बर्नेट ने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया था। बेसिकली इट वाज सम सॉर्ट ऑफ बिटरनेस व्हिच वाज
दैट ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो वहां पे चल रही थी यूरोप में, उसी की करवाहट थी जो यहाँ पे फर्स्ट वार ऑफ कार्नेटिक के रूप में दिखाई देता है. सेकेंड कार्नेटिक वार was 1749 to 54, but it was not very much conclusive. It was again some sort of proxy war, and the last war which was fought between the England and France was the third Carnatic War. This war is important because this war make them the political masters in clear sense, because आप देखोगे कि लास्ट में से पौंडीचेरी, इसमें एक वार होता है वांडीवास का वार, जिसको 1760 में किया जाता है. सर आयुरकूट ने एक फाइनल विक्ट्री करते हैं काउंट डी लैली के ऊपर, ठीक है, इंग्लिश विनर हो जाता है, और फ्रांस को पौंडीचेरी को छोड़ के और कुछ नहीं रहता है एक्सेप्ट some few establishment. There was nothing much more with France. अभी हमने देखा कि कैसे हमने फैक्ट्स को रिवाइज किया है. अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस, अराउंड 50 क्वेश्चंस, मार्क्समैन की एक बहुत अच्छी बुक्स होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है. उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, हम क्यों ना उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, और उसके आगे का कुछ भी अगर डिस्क्रिप्शन होगा तो वो मैं बिल्कुल दूंगा आपको. यू डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, यू जस्ट वरी अबाउट आप कैसे इन सबको रिटेन करोगे अपने दिमाग में, और वो आप एक दो बार अगर वीडियो देख लोगे तो आप इसे रिटेन कर लोगे. चलो जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम बात करते हैं उसके ऊपर. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय. अभी हमने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा रीच्ड एट द वेस्टर्न कोस्ट कालीकट, जहां पे जामोरिन उसका इंतजार कर रहा था, और उसके साथ उसने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किया. एंड इट वाज सो प्रॉफिटेबल दैट it was around the 60 times of the cost of entire voyage. Now the second question is the who among the following had welcomed the Vasco da Gama. See, this is what I was saying, that Jamorin. Now the third question say that in which year the Vasco da Gama arrived at Calicut. अब देखो बार बार यही क्वेश्चंस आते हैं, हमें जस्ट उसे रिवाइज करना होता है और उसके थोड़े फैक्ट्स को दिमाग में रखने होते हैं. 1498 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है. When did the Vasco da Gama came to India? MPPCS, UPPCS सबने पूछा है 1498. Who was the real founder? अभी हमने देखा था कि who was the real founder. तो वास्को डी गामा 1498 में आ गए थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खासा किया नहीं. 1505 में उधर से अल्बुकर्क आते हैं, 1505 में अल्मीडा आते हैं और 1509 में अल्बुकर्क आते हैं. अल्बुकर्क में था, अल्बुकर्क की जो पॉलिसी रही वो ये रही कि 1509 में इन्होंने डियो को कैप्चर कर लिया और 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया. एक और फैक्ट है दैट हमेशा ये पूछा जाता है कि हु वाज द पुर्तगीज वाइसराय हु प्रमोटेड द मैरी बिटवीन द इंडियन लेडी एंड द पुर्तगीज पीपल. तो उसमें आपको अल्बुकर्क का ही नाम लेना है. सिक्स्थ क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया डिड द पुर्तगीज बोर्ड built there the first fortress. अभी हमने देखा कि it was at the Cochin. Says that who were, seventh question says that who were the first Europeans to come to India for trade. It was Portuguese in 1498. Who were the first European to Portuguese 1498. Who were the first Europeans to set up sea trade center in India? फर्स्ट यूरोपियन. जब भी फर्स्ट का नाम आए तो बस आंख बंद करके पुर्तगीज पे क्लिक कर देना है. Among the following factories in the Bengal, the one established by the Portuguese. पुर्तगीज ने कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? तो फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश किया था हुगली में. अभी आप ये फैक्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट उन्होंने हुगली में सेटअप किया था. सो कहानी ये थी कि उन्होंने दो सेंटर्स बनाए, एक सतगांव एंड चतगांव, और सतगांव और चतगांव जब डिक्लाइन होता है तो उन्होंने हुगली को अपना वो बनाया, सेंटर बनाया. और इट वाज अराउंड द 16th सेंचुरी. और ये जब क्वेश्चन आता है कि अब ये हुगली किसके द्वारा पायरेसी के लिए यूज किया जाता था, सो इट वाज यूज्ड बाय द पुर्तगीज. 11th क्वेश्चन, which one of the following was the connected with the blue water policy. अभी हमने पढ़ा है कि इसके आगे एक नाम है जो हमने बोला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की पॉलिसी थी
blue water policy, where water is just a misnomer. It was trying to establish control over the Indian Ocean and the Arabian Sea. It was always a armed ट्रेड. आर्म ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब कभी भी ये ट्रेड के लिए कन्वॉय जाता था तो इनके साथ आर्म्स आर्म्स के साथ मर्सिनरी सोल्जर्स रहते थे. Who were among the following was the founder of Calcutta. ये अभी हमने देखा कि कासिम बाजार का जो हेड था वो था जॉब चार्नॉक, और उसने वहां पे सूतनाती जगह पे कलकत्ता की स्थापना की थी. पहले लीज पे लिया था, फिर उसको कलकत्ता स्टैब्लिश कर दिया. Who among the following European was the last to come to pre-independence India as traders? सबसे लास्ट में अभी हमने देखा था कि फर्स्ट केम पुर्तगीज एंड द लास्ट केम द फ्रेंच. पुर्तगीज केम द फर्स्ट एंड वेंट at the last from the Goa, with reference to the entry of European powers in India. Which one of the following statement is not correct? The Portuguese captured Goa in 1499. The English opened their first factory in the South India at the Machilipatnam, and in Eastern India, the English company opened its first factory in Orissa. बिल्कुल सही है, बी और सी बिल्कुल सही है. बट ये वाला पॉइंट आपको लगेगा कि यार ये कहीं हमने पढ़ा था कि 1510 में यूसुफ राजा आदिल शाही राजा बीजापुर के राजा आदिल शाही को आपके पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क ने हराया था. Question number 15 says, under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in. ये it's a correct statement. तो वो गलत था, वो मुझे याद था, इसलिए मैंने वो बिना देखे ही उसे मार दिया. ठीक है. The first to start to joint stock company. जब joint stock company की बात आए तो ये याद रखना कि Dutch were the first to स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. डच. ये फैक्ट्स वहां नहीं था, ये फैक्ट्स यहाँ पे ये क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और आईएएस के क्वेश्चंस में 1994 के, ये इसे याद रखेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. अभी एक उसमें एक फॉलो चार्ट्स था, उसमें ये सारे प्लेसेस के नाम थे. आप देखोगे, आप उस वीडियो को फिर से देखना, और आप सर के वीडियो को देखना जिसमें इन्होंने मॉडर्न इंडिया को कवर किया है. Question is, which one of the following is the correct statement? The modern Kochi was a Dutch colony till India's establishment. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi. The modern Kochi was the first Dutch colony before the Portuguese took over from them. The modern Kochi never became a part of the British. देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ना बेसिकली आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि डच ने क्या किया था. तो डच ने पुर्तगीजों को डिफीट किया था और एक फोर्ट विलियम बनाया था, और वो कोच्चि में बनाया था. ठीक है. और ये कोच्चि में जब इन्होंने बनाया तो कोच्चि वाज इन 1663 इट वाज 1663 में डच ने वहां पे कोच्चि में फोर्ट विलियम बनाया था. एक फोर्ट विलियम वेस्ट बंगाल में है, वो आज भी अवेलेबल है, वहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस. कोच्चि को अंग्रेजों ने 1814 में अपने पास कर लिया. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज सब टाइप ऑफ मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या रीजन हो सकता है? अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का अभाव. The company army received Western training and they had modern arms. बिल्कुल सही. Indian soldiers had lackness of fidelity, consequently you play them sufficient and could have them on their service. Obviously ये तो सही बात है यार. Mercenary soldiers यहाँ भी available थे. Absence of national. This is a concept of modern national historiography in which it is considered that since 1857 nationalism was in embryonic stage. एम्ब्रॉयनिक स्टेज का मतलब होता है कि बस एम्ब्रॉयो के फॉर्म में था. नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का उद्भव नहीं हुआ था. राष्ट्रीयता का उद्भव कब हुआ? जब आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स आए, प्रेस को लेके आया गया, रेलवे आया,
political unification under British, these were the reasons which led to the rise of nationalism in Indian people. और इसके बाद आप देखोगे कि 1885 के बाद यू विल रियलाइज कि दैट ये नेशनलिज्म की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एंड वी एस्टैब्लिश अ कांग्रेस. Not only the Congress, there were so many parties even before Congress and after who fought for the battle, who fought for the self-rule, or you can say the independence, which we finally got on the 15 August 1947. Which of the following British company got the first charter permitting them to trade in India? ये एक लेवेंट कंपनी थी. That लेवेंट company was the first to got the charter. ये इसे ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था 31 दिसंबर 1600 को. ये वही कंपनी थी. द कंपनी एक्सटेंडेड इट्स ट्रेड, और इसने 1709 में एक यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड बनाया, जिसको बाद में हमने बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी. 1709 में ये मर्चेंट्स के नाम से आई. 1600 में ये लेवेंट कंपनी थी. 1709 में इट बिकेम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, which was later known as the East India Company. Which one of the following was the emperor of India when the British? ये अभी हमने बात किया था कि the period of Akbar, that was from the 1556 to 1605, 1556 से 1605 का जो पीरियड था, इट वाज द पीरियड ऑफ अकबर. और इसी बीच में 1599 में इनकी स्थापना हुई थी. During the time of which Mughal emperor the English East India Company established its factory? ये क्वेश्चन मैंने वो जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, और हमने बोला था कि ये हम इसको करेंगे, आगे करेंगे और थोड़ा अच्छे से करेंगे. 2-3 फैक्ट्स हैं इसके, वो याद रखेंगे. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसके समय, किस मुगल एम्पायर के टाइम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की. टेम्पररी फैक्ट्री की बात की थी, कहाँ पे बनाया था उन्होंने? मछलीपट्टनम में. कब? 1611 में. और 1613 में उन्होंने कहाँ पे किया था? सूरत में किया था. और किसने उनको परमिशन दिया था? तो इट वाज जहांगीर. इट वाज द जहांगीर. इट वाज द जहांगीर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन, वेयर इंडिया विल सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? फर्स्ट फैक्ट्री बीपीएससी बार बार ये प्रश्न पूछता है. फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं? सूरत, 1613. ठीक है. याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स इसमें कि कैप्टन विलियम हॉकिंस का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि हॉकिंस के प्रेशर कुकर आते हैं. ठीक है. वो जब मुगल कोर्ट में 1608 में पहुंचा तो उसे कोई चार्टर नहीं मिल पाया, मतलब कोई प्रिविलेज नहीं मिल पाया. ठीक है. बट उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री 1613 में इस्टेब्लिश की सूरत में, और इट वाज आफ्टर द जस्ट फाउट ऑफ 1611 के स्वैली के वार के बाद. स्वैली का वार कौन कर रहा था? आपने सुना होगा बेस्ट का नाम. वो बेस्ट थे इसमें इंग्लिश कैप्टन. ठीक है. The question comes here that during the British rule, which region of the India is famous for the production of opium? ओपियम कौन वो कर सकता है? It was the बिहार. बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा. It is also the question of बीपीएससी. It was बिहार. द क्वेश्चन आया, ये अभी मैंने बात किया था कि किसने हराया था. ठीक है. तो ये थॉमस बेस्ट ने स्वैली के वार में हराया था, और ये 1611 में हुआ था. Which one of the following European trading company was the first to सूरत? सूरत में हमने देखा कि सबसे पहला कंपनी किसने सूरत में स्टैब्लिश किया था? तो इट वाज द इंग्लिश परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने 1613 में स्टैब्लिश किया. बाद में आप देखोगे फ्रांस भी करता है, लेकिन फ्रांस बाद में करता है. में आप इंग्लिश में क्लिक कर देना. ठीक है. In the year 1630, where was the English Permission set of factory? कौन दिया था? सूरत में. ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत. और इसके लिए हमने अभी क्या पढ़ा था कि जहांगीर ने दिया था. ठीक है. बॉम्बे was taken over by the English East India Company from the
पुर्तगीज। कहानी क्या थी? 1661 में शादी होती है, 1668 में पुर्तग कैथरीन, 1661 में शादी किसके बीच में हुई थी? चार्ल्स सेकंड एंड कैथरीन के बीच में, और इन दोनों ने मिलकर शादी किया। और शादी करने के बाद पुर्तगाल ने बोला कि भैया मुंबई आप रख लो, एनुअल रेंट दे देना हमें कुछ, ठीक। Which English governor of East India Company was expelled by the औरंगजेब? औरंगजेब और चाइल्ड, ये चाइल्ड याद रखना, इट्स जस्ट लाइक अ कोड कि चाइल्ड जो था इट वाज शोइंग वेरी चाइल्डिश बिहेवियर टू औरंगजेब, ठीक है। इसने क्या किया था? मक्का जाने वाले लोगों पे ही आक्रमण कर दिया था, ठीक है। मक्का जाने वाले लोगों को परेशान किया। तो औरंगजेब ही इज नोन फॉर हिज बाइगोटरी रिलीजियस पॉलिसी, बाइगोटरी। तो भैया वो छोड़ेगा क्या तुम्हें? नहीं छोड़ेगा। तो इन्होंने उसको एक्सपेल्ड किया वहां से, ठीक है। इसकी एक कहानी और है कि ये जो 1668 की कहानी है, ये कहानी है 1668, 1668 का है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट काउ द फर्स्ट कार्नेटिक वार। देखो इमीडिएट काउ अभी पूछा ना, वैसे तो ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन की कहानी थी 46 से 48 के बीच का ये युद्ध था, लेकिन द कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स, फ्रेंच शिप बर्नेट, बर्नेट का नाम सुना था आपने? बर्नेट ने इसको कैप्चर कर लिया था। ये सब पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको याद रहेगा सिंस लॉन्ग टाइम, एक बार अगर आपने कुछ इस पे कर लिया तो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कार्नेटिक वार वाज बिटवीन, तो हमने बताया कि कार्नेटिक वाज ए वार बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। फर्स्ट वाज ended with the Aix-la-Chapelle and the last ended with the Treaty of Paris, Treaty of Paris। Question comes with the whom the following was the first European to initiate a policy of taking part, taking part। हमने बताया कि it was a duplex, नहीं बताया तो जान लीजिए duplex, duplex was a French governor general, French viceroy, so he was itself a very famous for his policies of political uh, control in Deccan, ठीक है। he has a different breed, खासकर कहते हैं कि ना तो इनका कोई प्रोड्यूसर आया ना कोई इनका सक्सेसर आया, बाद में एक लैली आते हैं, और लैली को आप देखेंगे कि लैली आयरकुट के द्वारा हरा दिए जाते हैं, ठीक है। कब हरा दिए जाते हैं? आपको देखा होगा कि 1760 का जो युद्ध होता है उसमें वो हरा दिए जाते हैं, और इसी के बाद आपका वो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रांस जब आए तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ एस्टैब्लिश किया? हमने ये बात की थी कि सबसे पहले सूरत में जो है एस्टैब्लिश किया था अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने आए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से हो रहा है, फ्रेंच को भी यही लगा क्यों ना हम भी सूरत में एस्टैब्लिश करते हैं। बस टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। वो 1613 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और इन्होंने 1668 में किया था, और वो सेकंड थर्ड फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे? मछलीपट्टनम में 1669 में किया था। मैंने बोला था कि वो साउथ पहुंच गए हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14 1664 में किया गया था, और ये क्या नाम दिया था इसका? नाम मे बी सम सॉर्ट ऑफ दैट कैंपेने डेस इंडेस ओरिएंटलिस करके है, ठीक है। इट्स अ वेरी टिपिकल नेम। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? फ्रेंच कंपनी, इसने बताया कि देयर वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 14 हु वाज नेम्ड एज कोलबर्ट। कोलबर्ट वाज द ब्रेन मास्टरमाइंड बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। Which of the following factories of Bengal was established by the Dutch? डचों ने बंगाल में कौन सी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की? सोच सकते हैं इसके बारे में, कुछ पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पीपली नाम की एक जगह थी जहां पे 1627 में पहली दफा पीपली पीपली में पीपली में 1627 में डच सेटअप किया गया वहां पे, बट इट वाज नॉट द फैक्ट्री। उसके बाद वो बालसौर चले गए, बालसौर के बाद ये हुगली भी पहुंचते हैं। हुगली में 1635 से 1656 तक रहते हैं, और आफ्टर 1656 ए फैक्ट्री एट चिनसूरा, चिनसूरा में एस्टैब्लिश करते हैं, चिनसूरा में एस्टैब्लिश करते हैं। और
आप देखोगे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में कहाँ कहाँ पे इनका कंट्रोल रहा, तो यू विल रियलाइज कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, द डच कंपनीज वेयर एट द कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा एंड उड़ीसा, बालसोर में समवेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। दैट द फ्रेंच is failed to establish power in the Deccan, failed to establish power in the Deccan because, क्या हो सकता है रीजन? द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इसका यही एक रीजन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये किसके व्यूज हैं? दीज आर द व्यूज ऑफ वोल्टायर। ठीक है, बेसिकली ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार में जब इन्वॉल्व हुआ तो इसको बहुत लॉस हुआ फ्रांस को। द फ्रेंच लॉस्ट इट्स नेवल स्ट्रेंथ and it affected their enterprise in the India also। ठीक है, दूसरा एक रीजन ये भी था कि ये पब्लिक इंटरप्राइज थे, तो सरकारी जो उपक्रम होते हैं वहां पे डिसीजंस थोड़े टाइम लग जाते हैं डिसीजन को फिल्ट्रेट होने में, नीचे पहुंचने में। ठीक है, तो टाइमली डिसीजन नहीं लेके आ पाए। तीसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो इंग्लिश के जो लीडर्स थे या जो कैप्टन्स थे, दे वेर मच मच अहेड ऑफ द ब्रिटिश, मच अहेड ऑफ द फ्रेंच लीडर्स, कैप्टन्स। तीसरा चौथा रीजन एक ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश जो थे, दे हैड द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल एट देयर डिस्पोजल। एक बड़ी अच्छी कहावत है इसके बारे में कि द फ्रांस वेयर फाइंडिंग द की ऑफ इंडिया एट द साउथ while British found it at the Bengal. Bengal was very rich from resources. Either it is agriculture or either it is manpower. ठीक है, आगे आने वालों में देखोगे कि द बंगाल बिकम द सेंटर पीस ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सब वहीं से स्टार्ट होते हैं। फिर द क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर द यूरोपियंस गॉट द बेस्ट सोरा एंड ओपियम। सोरा ओपियम की बात करता है, तो ओपियम की कहानी हमने पहले भी पढ़ ली थी और ये बीपीएससी पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक बिहार से है। वैसे बिहार वाज द गुड सोर्स ऑफ सोरा एंड ओपियम। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक यूपीआईएएस में पूछा गया था। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, मोबाइल कैनन्स, अच्छा, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली। ये जो सारी चीजें हैं इंग्लिश के द्वारा नहीं लाई गई थी, नन ऑफ देम। ये कौन लेके आया था? ठीक है, आपने नाम सुना होगा शेरशाह का, आपने नाम सुना होगा अकबर का इन द टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा बाबर का नाम मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर के नाम में, टोबैको का एंड रेड चिली का आया तो था, बट इट वाज फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स, पॉसिबली इट वाज फ्रॉम पुर्तगीज। हाँ, ये देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना चाहिए एंड इट इज गुड। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। ये क्या है? तस्मान सी का भी नाम है। ठीक है, चलो, ये दीज आर द वॉयजर्स। ठीक है, ये सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी जगह की खोज की। हमें ये देखना है कि ये कहाँ से थे और इन्होंने क्या क्या खोज की। वास्को डिगामा, सो वास्को डिगामा वाज बेसिकली फ्रॉम द पुर्तगाल। इन 1498 ही फाउंड इंडिया। कहाँ पहुंचे? कालीकट पहुंचे। ठीक है, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज from a citizen of Spain and he founded the USA। ठीक है, बच गया कैप्टन कुक। कैप्टन कुक नाम कितना अच्छा है ना, कैप्टन कुक इज फ्रॉम द ब्रिटेन एंड ही फाउंडेड द ऑस्ट्रेलिया। एंड तस्मान वाज फ्रॉम द हॉलैंड एंड ही फाउंडेड द न्यूजीलैंड। सो ये 4-5 क्वेश्चन है, और इसका अगर इफ यू विश दैट आई शुड से द ईयर, तो मुझे थोड़ा जस्ट 1498 में इन्होंने यहाँ पे ये क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, चलो ये बाद में देखेंगे, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज, आप इसमें ऐड कर लेना, एक पॉसिबिलिटी इज वास्को डिगामा इज फ्रॉम द पुर्तगाल एंड इसी में आपको आंसर मिल गया, ए में ही है ये आंसर, 2A43। ठीक,
Question comes that with reference to the Pondicherry, now consider the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. The second European power to occupy Pondicherry were the French, and the English never occupied the Pondicherry. ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाली चीज है, थोड़ा इसमें आप सोच सकते हो। तो इसका जो आंसर है, इनफैक्ट जो फर्स्ट आंसर इसका कहता है कि the first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है ये। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका था दैट आई थिंक इट्स ए, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड द पौंडीचेरी। बिल्कुल गलत है ये, इट्स नॉट करेक्ट। एंड द English were the second European power to occupy. English were the second European powers to occupy the Pondicherry. It were not the France. It was not the France. ठीक है, only one is the correct. Next question is that the matching of the list possibilities will be the war or some sort of truce. क्या होता है, क्या treaty sign होती है? देखो याद करना, इसमें आपको याद होगा फर्स्ट कार्नेटिक वार जो था, it was between 46 to 48. ठीक है, 46 and 48 and it was ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. याद आया कुछ? ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट जैसे ही आप एक और 4 में मर्ज करोगे, the moment you remember this the first, ठीक है, आपको ये याद आ जाएगा कि अच्छा ये 4 है। बट आगे भी देख लेते हैं। थर्ड कार्नेटिक वार जो है वो थर्ड कार्नेटिक वार जो था, इट वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये कब हुआ था? 1763। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि इसमें 1760 में एक बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, दैट वाज अ सीवियर ब्लो टू द फ्रांस। ठीक है, एंड द सेकंड कार्नेटिक वार, मैंने बोला था कि सेकंड कार्नेटिक वार वाज जस्ट लाइक इनकंक्लूसिव, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ था, और इसी के लिए तो ये थर्ड वार करते हैं फिर। और फर्स्ट मैसूर वार, ठीक है, फर्स्ट मैसूर वार ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि द फर्स्ट मैसूर वार, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन पावर्स के साथ उनका रिलेशन रहा और कौन कौन से वार फाइट किए। तो जो फर्स्ट मैसूर वार हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई, और वहां पे हैदर अली जीतता है, एंड इसमें ब्रिटिशर वाज एट द रिसीविंग एंड। Next question is saying that the following European power into at one time or another. Chronological sequence मैंने क्या बताया था? We started from the Portuguese, then the Dutch came, then the English came, then the Danes came, and then the France came. P, D, E, D, F, but there is no D. This D is not there, so we start from the Portuguese at the number 4. That second is Dutch, then followed by English, and then followed by the France. ये आपने बहुत आसानी से कर दिया ये क्वेश्चन। दिस इज व्हाट, एक बार आपने उसको रिवाइज कर लिया और आपने इस क्वेश्चन को, अभी आप में ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा है, बिकॉज ऑल्दो इट्स सम सॉर्ट ऑफ ना रीजनल क्वेश्चन टाइप का, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने को है नहीं। आपको ये पता है कि पुर्तगीज जो थे वो सबसे लास्ट में गए, और वो कहाँ पे थे? दे वर एट द गोवा। सो बी एंड 3। अब ये जैसे ही आपको ये याद आ गया, आपको ये भी याद आ जाएगा कि ओके पौंडीचेरी में कौन थे? पौंडीचेरी में तो भैया फ्रांस था, तो फ्रांस को लगा दिया मैंने यहाँ पे सी में 4। अगर नहीं भी आता है तो आप ये कर सकते हो, सी इज एट द ट्रैंकोबार भी बोलते हैं इसको, और वहां पे कौन थे? डेंस, एंड द डी इज सदरस। कुछ बताया जाए क्या सदरस के बारे में? सदरस का नाम किसी ने सुना है? जनरली ये बुक्स में होते नहीं है, ठीक है। और सदरस के बारे में मुझे भी जस्ट इतना ही पता है कि इट वाज अ प्लेस डच हैड कंट्रोल। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ इज दिस एंडेड। आपको ये पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चंस का, तो यू जस्ट राइट on the comment box. I will give you that 50 questions without any marking. You can try it, you can revise it as much as you can. Prepare well, do well. Thanks.